उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट सैनिक स्कूल का आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लोकार्पण करेंगे। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। उपराष्ट्रपति विशेष विमान से एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उनकी अगुवाई के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले सैनिक स्कूल का उपराष्ट्रपति लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वो गोरखनाथ मंदिर जाएंगे और गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। उपराष्ट्रपति के जनपद में आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। 3000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब तक की स्थिति देखकर यही लग रहा है कि ज्यादातर पुराने दिग्गजों के बीच ही मुकाबला होगा। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में लगभग सभी सिटिंग विधायकों को मैदान में उतार दिया है। हालांकि मुसलमानों के हिस्सेदारी की बात करें तो पहली लिस्ट में सिर्फ 3 मुसलमान चेहरों की जगह मिली है, लेकिन इसमें कोई भी नया चेहरा शामिल नहीं है। दरअसल कांग्रेस ने शुक्रवार को जारी पहली लिस्ट में 3 मुस्लिम चेहरों को विधानसभा का टिकट दिया है। इनमें मामन खान, मोहम्मद इलियास और साथ ही आफ्ताब अहमद शामिल है। बड़ी बात यह है कि तीनों कांग्रेस के सिटिंग विधायक हैं। मामन खान ने 2019 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा के नूह जिले के फिरोजपुर झिराका विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। इससे पहले उन्होंने 2014 में फिरोजपुर झिराका सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और इनेलो के नसीम अहमद से हार गए थे। मामन खान ने 2019 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा के नूह जिले के फिरोजपुर झिराका विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। इससे पहले उन्होंने 2014 में फिरोजपुर झिराका सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और इनेलो के नसीम अहमद से हार गए थे। हाल ही में मामन खान की जमानत के खिलाफ हरियाणा की बीजेपी सरकार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। नूह हिंसा के मुख्य सरगना बताते हुए मामन खान की जमानत रद्द करने के लिए हरियाणा सरकार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। याचिका पर हाईकोर्ट ने मामन खान को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। इस मामले में जेल मामन खान को 18 अक्टूबर 2023 को निचली अदालत ने जमानत दे दी थी। 14 सितंबर 2023 को हरियाणा पुलिस ने नगीना थाना में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में मामन खान को गिरफ्तार किया था। चीन में सुपर टाइफून यागी दस्तक देने वाला है। तूफान यागी चीन के दक्षिणी प्रांत से कुछ ही दूरी पर पहुंच गया है। इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यह पश्चिमी प्रशांत के साथ साथ महासागर से तेजी से बढ़ रही है और चीन की दक्षिणी प्रांत से टकराने वाला है। इसे सदी का सबसे बड़ा तूफान माना जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि देर सवेरे इसका असर देश के कई राज्यों में देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यागी तूफान से प्रदेश के मौसम में बदलाव आएगा। कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। आने वाले सप्ताह में कम या सामान्य बारिश हो सकती है। तो वहीं देश में बारिश का दौर लगातार जारी है। देश की राजधानी दिल्ली में वीकेंड पर मौसम सुहाना बना रहेगा। बीते दिनों दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जमकर बारिश हुई। एनसीआर में भी बारिश का असर रहेगा। दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे। अगले 2 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश का असर रहेगा। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में बारिश से अब हालात खराब होते जा रहे हैं। जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यमुना दानी में बढ़ रहा जलस्तर इसके किनारे रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ाने लगा है। शामली में एक निजी फाइनेंस कंपनी के ऑफिस से 4 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कंपनी के अकाउंटेंट के भाई समेत 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से लूटी गई धनराशि भी बरामद कर ली है। यह पूरी वारदात फाइनेंस कंपनी के अकाउंटेंट ने किया है। फिलहाल पुलिस फरार चल रहे अकाउंटेंट की तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि यह घटना जनपद शामली की सदर कोतवाली क्षेत्र के जिझाना रोड की है। यहाँ पर एम्बिशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड फाइनेंस कंपनी का कार्यालय है। यहाँ पर जब कंपनी का अकाउंटेंट प्रशांत ऑफिस पर था तो 3 अज्ञात बदमाशों ने कंपनी से फाइनेंस कराने की बात कहकर प्रशांत कुमार के ऊपर किसी नशीले पदार्थ का स्प्रे कर दिया, जिससे वो घबरा गया और तीनों युवक कंपनी के कार्यालय से लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई लूट की घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस ने जब पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस के माध्यम से चंद ही घंटों में तीनों शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया।
और सारे तथ्यों को संकलित किया गया। उसके आधार पर जो है इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से लूटी गई जो धनराशि पहला कोई आपराधिक इतिहास नहीं, इनके आपराधिक इतिहास के बारे में भी जब जानकारी की जा रही है। अभी जो कोतवाली सिटी के जो है आपराधिक इतिहास इनका प्राप्त नहीं हुआ है, उसमें कोई इनके विरुद्ध पूर्व से अभियोग पंजीकृत नहीं है। जो बैंक है सीसीटीवी नहीं है, वहाँ पर लगातार जागरूक भी किया जाता है ऐसे को लेकर। हाँ, ये मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जितने भी संस्थान हैं, चाहे जो है प्रतिष्ठान हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे वर्कशॉप हो, चाहे दुकानें हों, सभी लोग जो है सीसीटीवी कैमरे अवश्य लगवाएं और साथ ही साथ जो है ये ध्यान रखें कि प्रवेश मार्ग और निकास मार्ग में भी सीसीटीवी कैमरे का जो है जरूर लगवाएं, जिससे भी जो है पूरे जो है रक्षा भी की जा सके परिवार की, प्रतिष्ठान की, दुकान की, और साथ ही साथ जो है कोई भी यदि घटना कारित होती है तो उसके वर्कआउट में भी अच्छा सहयोग प्राप्त हो सके। ठीक है सर, ठीक। और सारे तथ्यों को संकलित किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले से ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर आप भी अपना माथा पीट लेंगे। यहाँ शहर कोतवाली के मालखाने से 1000 से अधिक सरकारी कारतूस गायब हो गया है। ये भी जादुई कारनामा 1-2 दिन या फिर 2-4 महीने साल का नहीं है, बल्कि कारतूस कम होने का ये सिलसिला साल 1981 से चला आ रहा है और 43 साल तक ये राज दफन रहा। अब इस राज से पर्दा उठ चुका है तो पुलिस ने फिर से इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल ये मामला अगस्त 2024 में उस वक्त प्रकाश में आया था जब मालखाने और सरकारी संपत्तियों के चार्ज का आदान प्रदान किया जा रहा था। मामला सामने आते ही कोतवाली पुलिस में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी एसएसपी अभिषेक सिंह को दी गई। एसएसपी ने इस मामले में एक जांच टीम का गठन कर एसपी यातायात को उसके हेड नियुक्त कर दिया गया। बड़े ही गोपनीय तरीके से मामले की जांच में जो तथ्य सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। टीम की जांच में पाया गया कि साल 1981 से 2020 के बीच कारतूस लगातार कम होते रहे और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है उसमें कुछ मिलान जब करवाया गया तो उसमें कमियां पाई गई। उसके संबंध में एसपी ट्रैफिक की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी ने इसमें पाया है कि जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसमें कुछ कमियां हैं, उसमें मुख्यतः कारतूस की कुछ कमियां थी। इसके संबंध में जांच कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर थाना कोतवाली नगर पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का जो थाने पे कस्टोडियन होता है वो मालखाना मुहर्रिर होता है। ये लगभग 1981 से जो है इसमें कमियां चली आ रही थी। तो इसमें एक जो मृत हेड मुहर्रिर है उसके खिलाफ क्योंकि मुकदमा बनता नहीं है, इसके अलावा जो और अन्य 5 हेड कांस्टेबल उसमें रहे हैं उनके खिलाफ ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस पूरे प्रकरण की विवेचना की जा रही है और जो विवेचना में एविडेंस आएंगे उसके आधार पर एज पर मेरिट कार्रवाई की जाएगी। तो कितने कारतूस गायब हुए? इसमें मेनली 303 के कारतूस लगभग 1990 से कम आए हैं। इसमें मोस्टली पुलिस मुठभेड़ के दौरान जो कारतूस यूज होते हैं वो कारतूस जो है वो कम पाए गए। इसके संबंध में जो है जो विधिक कार्यवाही है वो अमल में लाई जाएगी। यूपी के संभल में मुख्य आरोपी के षड्यंत्र का शिकार हुई पुलिस ने अब चौंकाने वाला खुलासा किया है और षड्यंत्रकारी सहित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि बीते 27 जुलाई को चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के पास पीठ पर गोली मारने की सूचना पुलिस को दी गई थी। जब वहां मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को संयुक्त चिकित्सालय चंदौसी में भर्ती कराया था और बाद में हायर सेंटर रेफर कर दिया था। वहीं आरोपी के मुताबिक 3 लोगों को जेल भेज दिया गया, जहां पुलिस ने गहनता से जांच करते हुए एसओजी के वर्किंग में बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया, जहां घायल प्रेमपाल के द्वारा षड्यंत्र रचकर पुलिस को गुमराह किया गया था। प्लान के दौरान डॉक्टर के माध्यम से पीठ पर घाव बनाकर गोली फिट कराई गई थी और पुलिस को षड्यंत्र कर सूचना दी गई थी, जहां पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए षड्यंत्रकारी प्रेमपाल सहित इन कार्यों में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया। पीर के साथ मिलकर 2 कंपाउंडर हायर करके अपनी पीठ में गोली का निशान बनवाकर उसमें गोली प्लांट की गई। मामले की गंभीरता में नए तथ्य आए। इसके आधार पर माननीय न्यायालय से नामजद किए गए अभियुक्त दिलीप, हेमंत और श्यामलाल को माननीय न्यायालय के अभिरक्षा से मुक्त करवाया गया तथा नाम प्रकाश में आए षड्यंत्रकारी प्रेमपाल तथा राहुल और आमिर तथा शराफत की माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त की गई। अभियुक्त जयवीर
को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई है। लगातार दबिश दी जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। थाना पुलिस द्वारा सराहनीय हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस पर बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान अब सामने आया है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि लगभग 2 साल पहले 18 जनवरी को इन खिलाड़ियों ने एक साजिश शुरू की थी। जिस दिन यह सब शुरू हुआ, मैंने कहा था कि यह एक राजनीतिक साजिश है, इसमें कांग्रेस शामिल है। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा भी शामिल थे। पूरी पटकथा लिखी गई। यह खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है। अब लगभग 2 साल बाद यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस इस नाटक में शामिल थी। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वो महिला पहलवान झूठ बोल रही है। जिस समय वो धरने पर बैठी थी, उस समय देश को लग रहा था इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, इसीलिए देश के काफी लोग और विपक्ष पार्टियां उनके साथ आ गई थी, लेकिन बीजेपी उनके विरोध में नहीं थी। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि बीजेपी सच्चाई का पता लगा रही थी। अगर बीजेपी उनके विरोध में होती तो मेरे ऊपर एफआईआर नहीं लिखी जाती। अगर एफआईआर लिखी भी जाती तो चार्जशीट नहीं लगी होती, क्योंकि जिस केस और दिन की वो बात कर रही हैं उस दिन मैं वहां था ही नहीं, फिर भी मेरे ऊपर चार्जशीट लगी है। रामपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां क्षेत्र में कई दिन पहले अपहरण हुई नाबालिग युवती को पुलिस ने आज बरामद कर लिया, जिसके बाद एक नर्सिंग होम संचालक पर नाबालिग युवती के अपहरण करने का आरोप लगा है। पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। मामला कोतवाली सरोवर क्षेत्र का है, जहां पर एक नामचीन हॉस्पिटल के संचालक पर नाबालिग युवती के अपहरण करने का आरोप है। नाबालिग युवती के परिजनों ने नर्सिंग होम संचालक पर गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। इन आरोपों की जांच और घटना की पूरी जानकारी करने के लिए खुद पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र कोतवाली पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी ली। तो सर, इसने जो है मेरी बेटी के साथ बलात्कार किया है। मुझे कहते हुए भी सर घृणा आ रही है। इतनी घृणा से मतलब इसने उसके साथ बदतमीजियाँ की हैं। और ये ग्रीन सिटी हॉस्पिटल चलाता है, वहाँ भी सारे धंधे इसी तरह के सर ये करता है। और इस पर सर मैं चाहता हूँ योगी बाबा से कि जिस तरह से इसने मेरी बेटी के साथ किया, सर इसके साथ इतनी तगड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो योगी जी इसको ऐसा सबक सिखाएं। और उनका इतिहास भी रहा है पिछला, इसको ऐसा सबक होना चाहिए सर। इसका एक तो हॉस्पिटल और जिसकी बेनामी संपत्तियां हैं, जो ये 2 नंबर के धंधे करता है, वो सर मैं योगी जी से हाथ जोड़ करके कहता हूँ सर मैं बहुत परेशान हूँ। इसने मेरी बहुत बेइज्जती की है सर। छोटी बच्ची है, हाई स्कूल में पढ़ती है सर वो, और सर उसके 70% मार्क्स हैं सर उसको। मैं इस जालिम की वजह से सर इतना बदनाम हो गया सर, और इसने इतना बुरा किया है मेरी बेटी के साथ। इसको सर सबसे कड़ी सजा सर इसे मिलनी चाहिए। साथ ही साथ उनकी भूमिका और अन्य सहयोगियों की भूमिका तलाशा जाएगा। नर्सिंग होम के अन्य डिटेल्स भी हमारे द्वारा नगर पालिका से प्राप्त किए जा रहे हैं, तदनुसार विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। सर, ये बताया गया कि युवती जो है वो अपहरण की गई थी, कितने दिन उनके साथ रही है? ये करीब 4 से 5 दिन वो बच्ची इन लोगों के कब्जे में रही है, और बच्ची के बयान के आधार पर हमारे द्वारा कार्रवाई की। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बदमाशों ने शव का डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। अभी हाल ही में एक शव का पुलिस ने खुलासा किया था। वहीं आज गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के बिहाटा नगर रोड पर रेलवे अंडरपास के पास एक युवती का अधजला शव बरामद किया गया है। अब ऐसे में आसपास के इलाकों में डर का माहौल है। गाजियाबाद पुलिस चाहे लाख कोशिशें कर ले, लेकिन बदमाशों के लिए गाजियाबाद अब लाशों का डंपिंग ग्राउंड बन रहा है। बता दें कि इस मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम के ही बाद कुछ खुलासा किया जाएगा, हत्या हुई है या शव को हत्या करके फेंका गया है। हालांकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, और अब देखना होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस हत्याकांड का खुलासा पुलिस कैसे कर पाती है, क्योंकि अभी तक हत्यारा पुलिस की पकड़ से दूर है और युवती की बॉडी की अभी भी पहचान नहीं हो पाई है। सर, एक महिला का शव मिला है, ये किस जगह मिला है और क्या पूरा घटनाक्रम था सर? आज 7/9/2024 को ये नहर जाती है लोनी बॉर्डर की ओर, तो अंडरपास है। अंडरपास से मुश्किल से 50 मीटर आगे रोड पर एक महिला का अधजला सा शव मिला है, जिससे ये प्रतीत होता है कि उसकी पहचान छुपाने का प्रयास किया गया है। पुलिस द्वारा शव को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। अभी महिला की पहचान नहीं हो पाई है। सर, उस चोट के निशान मिले हैं कुछ?
किसी तरह की? जाहिरा तौर पर जो निरीक्षण किया गया है जी। तो उसमें अभी कोई ऐसे चोट के निशान नहीं प्रतीत हो रहे हैं। जी। मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। ग्रेटर नोएडा जारचा कोतवाली क्षेत्र में बरसात के दौरान मकान की छत गिरने से 2 मासूम बच्चे सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मकान की छत गिरने की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने रेस्क्यू करने के बाद मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला और नजदीक के अस्पताल में उपचार के लिए लेकर पहुंचे। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे ताकि स्थिति को संभाला जा सके।